अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा आज का टाइटल में कि टॉपिक क्या है। जैसा कि आपने पहले भी वीडियोस देखी हैं, मैं इसराइल को लेके बहुत ज़्यादा इसराइल को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ और मिडिल ईस्ट के ऊपर मेरा टॉपिक हमेशा से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर जोर देता हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रिलेटेड है इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर से। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट नफ्ताली बेनेट हैं। वो नफ्ताली बेनेट के आने से क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस रूनुमा होने वाले हैं। नफ्ताली बेनेट कौन थे, उनका पास्ट क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, मिडिल ईस्ट पे उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसराइल पे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसराइल को इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होने वाले हैं। हम आज इस पे सब पे बात करेंगे। हालिया ये चंद दिनों पहले इसराइल ने अपना नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया है जिसका नाम है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इसराइल के 13वें वज़ीर-ए-आज़म हैं। इनसे पहले नेतन्याहू 11 साल, तकरीबन 11 साल या 13 साल वो वज़ीर-ए-आज़म रहे इसराइल के। बट हालिया दिनों में हमें ये देखने को मिला कि इसराइल ने अपने लिए एक नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। नफ्ताली बेनेट हैं कौन? बेसिकली नफ्ताली बेनेट अमेरिकन बेस्ड हैं। वो उनकी फैमिली अमेरिका में रहती थी, बट ऑल ऑफ सडन उन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वो वहाँ से हिजरत करके इसराइल आ जाएंगे। नफ्ताली बेनेट ऑर्थोडॉक्स फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइल में जो मतलब एक कट्टर फ़िरका समझा जाता है वो ऑर्थोडॉक्स का है, जो रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, रिलीजन की हर चीज़ को लाजमी समझने वाले हैं। इसीलिए उनको बहुत दफ़ा देखा गया है कि वो कोई भी दिन बगैर किपा के बगैर नहीं रहते। किपा एक ऐसी टोपी है जो खोपड़ी के साथ चिपक जाती है और वो लोग उसको पहन ही रखते हैं और इसको मोस्टली ऑर्थोडॉक्स पहने हुए नज़र आते हैं। अभी नेतन्याहू की हुकूमत में वो 2019 से 2020 में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। डिफेंस मिनिस्टर रहने के बाद उनके कुछ अपने ताल्लुकात ख़राब हुए नेतन्याहू से। नेतन्याहू के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब होने के बाद उन दोनों का आपस में मसला क्रिएट हुआ और उन्होंने अपने आप को उस सीट से, मिनिस्ट्री से हटा लिया। नफ्ताली बेनेट कट्टर सोच रखने वाले इंसान हैं जिनकी ये सोच है कि ग्रेटर इसराइल बनना चाहिए। उनकी सोच ही यही है, वो सेटलमेंट के ऊपर ग्रेटर इसराइल को प्रेफर करते हैं और ये चीज़ बहुत बार नज़र आ चुकी है। अगर आप इसराइली पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि नफ्ताली बेनेट की सोच कितनी ज़्यादा कट्टर और सख्त है। वो मुसलमानों के अगेंस्ट तो हैं ही, साथ साथ में वो ग्रेटर इसराइल के बनने को भी प्रेफर करते हैं सेटलमेंट्स के ऊपर। वो सेटलमेंट्स के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हमने बनाना है तो ग्रेटर इसराइल ही बनाना है। और वो इसराइल फ़लस्तीन की इंडिपेंडेंसी के भी ख़िलाफ़ हैं। मतलब अगर कहीं पे बात की जाए कि बेहतर है कि फ़लस्तीन भी अलग हो जाए, इसराइल भी अलग हो जाए, दोनों आज़ाद ममालिक बने, तो वो इसराइल के बनने को तो प्रेफर करते हैं, मगर वो फ़लस्तीन के आज़ादी को बिल्कुल नहीं प्रेफर करते और वो उसके अगेंस्ट हैं और वो इसके अगेंस्ट बोलते हुए बहुत बार उनके पार्लियामेंट में नज़र आए। नफ्ताली बेनेट सियासत में आए कैसे? बेसिकली 2006 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के अगेंस्ट, जो 1 महीने तक तकरीबन वॉर चली थी। बहरहाल आप मुझसे बेहतर इस वॉर को जानते होंगे, लेकिन इस वॉर ने ऑब्वियसली बहुत से ज़्यादा मुसलमानों को भी इसराइल के अगेंस्ट किया। हिजबुल्लाह हो या और किसी तंजीम के हों, वो इसराइल के अगेंस्ट खड़े होते हुए नज़र आए और साथ साथ इसराइल के अंदर भी यहूदियों को, बहुत से यहूदियों को इस चीज़ में मुसलमानों के अगेंस्ट खड़े होते हुए नज़र आया। क्योंकि नफ्ताली बेनेट एक बायोटेक इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, बट उन्होंने, मुझे सुनने में ये आया कि उन्होंने एक कंपनी क्रिएट की थी, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जिसको उन्होंने $1.156 मिलियन का सेल किया था। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद वो उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन की और उनकी सोच ये है कि उसके ऊपर एंड में आते हैं, बट उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हम उन्हें पार्लियामेंट में ये देखते हुए नज़र आए कि उन्होंने बोला कि जहाँ पे आपको बॉर्डर से गाज़ा के लोग इसराइल की तरफ आते नज़र आएँ, आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उनको गोली मार दें। ये उनकी सोच थी जिसके ऊपर वो बार बार बोलते हुए नज़र आए। और जब जब उनको इस चीज़ के ऊपर बोला गया तो उन्होंने यही कहा कि वो बच्चे नहीं हैं,
ایون اگر بچہ بھی ہو اس کو بھی گولی ماری جائے. جب ان کو اس کے اگینسٹ بولا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ بچے نہیں ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں. یہ ان کی سوچ تھی. ملیں آپ ان کو گولی مار دیں, یہ ان کی پالیسی. اور جب ان کے اگینسٹ اس چیز کے اوپر بولا گیا, جب ان کے اپوزیشن میں یا ان کے ساتھ کے لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ غلط چیز ہے, ایسا کرنا ایک انسانیت کے لیے ایک غلط چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں اسرائیلی ڈیفنس فورس میں تھا, مجھے جب ایسی کوئی صورتحال پیش آتی تھی تو میں گولی مار کے ان لوگوں کو مار دیا کرتا تھا. یہ ان لوگوں کی آئیڈیالوجی رہی ہے شروع سے. اب اس چیز کا کیا پہلو ہے, کس طرح سے وہ اثر انداز ہونے والا ہے پرائم منسٹر اسرائیل کے اوپر یا مڈل ایسٹ کے اوپر. جیسا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان پرابلم آنے پر غازہ میں جو حماس نے اور اسرائیل کے درمیان جو پرابلم چلی, اس میں آلموسٹ ہمیں 100 میں سے آلموسٹ 80% کنٹریز نظر آئے فلسطین کے ساتھ. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ فلسطین کے ساتھ جو سچویشن پیش آ رہی ہے, ایسا ہونا بہت بری بات تھی. اب ایک دم سے ایک ایسا پرائم منسٹر آ جانا جس کی پالیسی ہی یہی ہے کہ شوٹ ٹو ڈیتھ, جہاں نظر آئیں گولی مار دو, ان کے ساتھ رحم نہیں ہونا چاہیے, وہ ٹیررسٹ ہیں, ایون ان کے بچے بھی ہوں ان کو گولی مار دو, وہ ٹیررسٹ ہیں. ایسے انسان کا پرائم منسٹر بن جانا اسرائیل کے لیے, میرے خیال سے یہ ورلڈ سیکیورٹی کونسل میں یا ورلڈ کسی بھی فارم پہ اسرائیل کا کسی بھی لحاظ سے ساتھ دینے والا حصہ نہیں ہے. یہ چیز اسرائیل کے لیے آگے جا کر بہت پرابلم کریٹ کرے گی. ان کا جو ایک بات, ان کی جو ویلیو, اگر کوئی کچھ کنٹریز جیسے کہ یو ایس میں یا کہیں اور ان کی بات کی کوئی ویلیو سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ بھی لوگ ان کے اگینسٹ ہوئیں گے, اور انٹرنیشنل فارمز تو اگینسٹ ہے ہی. تو آئی تھنک کہ مسلمانوں کے حساب سے ایک ایسا وقت آنے والا ہے اب کہ جس میں اب وارز بڑھنے والی ہیں, کیونکہ ایک ایسا انسان جس کو وار یا گولی مار دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جب کسی بھی چیز کو آرڈر دے گا تو بہت ایشوز کریٹ ہوں گے, چاہے وہ لیبنان کے ساتھ ہوں, حزب اللہ وہاں پہ موجود ہے, چاہے وہ حماس ہو فلسطین میں وہ موجود ہیں, چاہے وہ دمشق کے اندر موجود ہوں. تو اب یہ بہت سی پرابلم ان کے لیے کریٹ ہونے والی ہیں. آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا, بہرحال واللہ عالم, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آنے والا وقت آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے, آپ کا ہوسٹ عزیر روان. لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.